हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पीसीएस विद चौहान। गाइस, मेरा नाम है कीरो चौहान। यहाँ हम कर रहे हैं घटना चक्र की सीरीज, जिसमें हमारा चल रहा है सामान्य विज्ञान, और उसमें भी हम बायोलॉजी कर रहे हैं, यानी कि जंतु विज्ञान कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 9 चल रहा है हमारा, रोग एवं उपचार, जो कि है आपका। अब हम कर रहे हैं जो है पार्ट 6, यानी हिंताजन्य असंक्रामक व अन्य रोगों की बात करेंगे। इसमें एक पार्ट हम कर चुके हैं, अभी हम दूसरा पार्ट करेंगे। काफ़ी बड़ा चैप्टर है, इस वजह से। तो गाइस, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। एंड अगर आप लोग इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना चाहें तो कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हर बार इंडेक्स देखते हैं। तो चैप्टर नंबर 1 से हमने स्टार्ट किया है, आगे देखते जाइए कितने चैप्टर्स हम कर चुके हैं। अभी हम जो है चैप्टर नंबर 9 पे पहुंचे हैं, और उसका है पार्ट 6 चल रहा है हमारा। तो गाइस, कुछ भी अगर वीडियो में पसंद आती है तो लाइक करिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो गैस, हम कुछ तो कर चुके थे पार्ट 1 में, अभी हम चल रहे हैं आगे का करेंगे। यहाँ पे लिखा है मधुमेह यानी कि डायबिटीज़ रोग है। ये क्या है? खतरनाक रोग है जिसका प्रभाव भारत में व्यापक रूप से फैल रहा है। ठीक है, ये बीमारी अग्नाशय यानी कि पेनक्रियास की लैंगरहैंस की दीपिकाओं की एक कोशिका होती है, जिसे हम कहते हैं बीटा कोशिका, द्वारा क्या होता है, इंसुलिन का स्राव कम हो जाने के कारण होता है। यानी इसने क्या कहा, इसने कहा क्या होता है, अग्नाशय में ना लैंगरहंस की दीपिका, इसकी कौन सी कोशिका, बीटा कोशिका से क्या निकलता है, इंसुलिन। अब इंसुलिन का स्राव क्या हो रहा है, इस बीमारी में कम हो जाता है। ठीक है, जिससे प्रभावित व्यक्ति के रक्त में क्या होता है, शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है। मतलब इंसुलिन क्या करता है गाइस, जो आपकी बॉडी में या रक्त में जो है शुगर की मात्रा को कंट्रोल करने का काम करता है। अगर यही कम हो जाएगा, ठीक है, अगर यही कम हो जाएगा तो जो ये शुगर की मात्रा को कंट्रोल करने का काम कर रहा है वो चीज़ें हो जाएंगी प्रभावित। ठीक है, वहीं शुगर की मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, यही बढ़ रही है। ठीक है, अब इसमें लिखा है विश्व मधुमेह दिवस यानी कि वर्ल्ड डायबिटीज डे की बात करें तो 14 नवंबर को मनाया जाता है। उल्लेखनीय कि निरंतर मधुमेह रोगियों की जो संख्या है उसमें वृद्धि हो रही है। इसको देखते हुए 1991 में क्या हुआ, अंतर्राष्ट्रीय मधुमेह संघ और विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने संयुक्त रूप से बीमारी के प्रति लोगों को जागरूक करने हेतु प्रतिवर्ष विश्व मधुमेह दिवस आयोजित करने का विचार किया। ठीक, किस दिन हम करते हैं, 14 दिसंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसने इसी में लिखा है कि जो मेथी है ये क्या है, एक आवृत्तिबीजी पादप है, जिसका जो बीज है क्या, मधुमेह के रोगी की जो रक्त शर्करा है उसको सामान्य बनाने के लिए यूज करा जाता है। यानी मेथी खाइए, ठीक है, अगर डायबिटीज है तो। अब दूसरा लिखा है करी। करी का पौधा भारत का देशज पौधा है, मतलब भारत का ही मूल पौधा है ये। ठीक है, इसका जो पत्ता है, अर्थात जो करी पत्ता हम कहते हैं, ये भी मधुमेह के इलाज के लिए यूज़ किया जाता है। यानी कि अगर डायबिटीज़ है तो दो चीज़ का यूज़ करिए, एक मेथी खाइए, करी पत्ता खाइए। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अब इसमें लिखा है रक्त में ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन का मापन मधुमेह प्रबंधन के लिए लाभदायक है। ओके, इसके द्वारा रक्त के पिछले 8 से 12 सप्ताह की शुगर की मात्रा का पता लगाया जाता है। तो हम किसकी बात करें हैं, ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन का मापन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1923 में क्या हुआ, कनाडा के दो वैज्ञानिक, एक का नाम है बेंटिंग, दूसरे थे आपका वेस्ट, ने मैक्लियोड नामक वैज्ञानिक की सहायता से इंसुलिन नामक हार्मोन का सक्रिय सत्व तैयार किया, जिसके लिए बेंटिंग और मैक्लियोड को नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। ठीक है, ध्यान है कि इंसुलिन हार्मोन का संबंध रुधिर में ग्लूकोज के नियमन यानी कि शर्करा के नियमन से होता है। इसकी कमी से क्या हो जाता है, मधुमेह। अगर इंसुलिन हार्मोन कम हो जाएगा तो मधुमेह यानी कि ग्लूकोज की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ने लगती है। क्यों? क्योंकि ये इसको कंट्रोल करने का काम करता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। हम लिखा है इम्फाइसीमा, एक प्रकार का क्रॉनिक प्रतिरोधी फुसफुसीय रोग, यानी COPD। तो इसकी फुल फॉर्म देख लीजिए, इसने लिखा है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज है। ठीक है, क्या है, इम्फाइसीमा, जिसमें मनुष्य का जो फेफड़ा होता है ना वो प्रभावित होता है। तो नाम से पल्मोनरी ऐसे ही समझ लीजिए। ठीक है, तो फेफड़ों से रिलेटेड है। अब यहाँ लिखा है हृदयघात यानी कि हार्ट अटैक में तंतु तक से चकत्ते और कोलेस्ट्रॉल एवं अन्य लिपिड पदार्थों के जमा हो जाने से एथेरोस्क्लेरोसिस की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अब इसमें क्या होता है, मतलब क्या क्या जो हार्ट अटैक में क्या है, चकत्ते, कोलेस्ट्रॉल, लिपिड पदार्थ, ये सब जमा हो जाता है। ठीक है, तो इसने लिखा है
क्लेरोसिस की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिससे जो हृदय धमनियां हैं उसमें रक्त का थक्का जम जाता है, ठीक है, जिसमें वाहिकाओं के आंतरिक द्वार संकीर्ण हो जाते हैं। सपोज कि एक पाइप है बड़ी सी, ठीक है, अब इसमें यहाँ लिपिड लिपिड जमने लगे, वसा वसा, ठीक है, अब क्या है, यहाँ से ब्लड आ रहा है, तो गाइस धीरे धीरे करके ये बिल्कुल ही आपका जम जाता है, रुधिर में थक्का जमने लगता है, तो जो ब्लड है ना वो आपका पार नहीं हो पाता, तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। तो इसके परिणाम स्वरूप शरीर में रक्त और जो ऑक्सीजन की आपूर्ति मतलब अपर्याप्त पूर्ति होती है, यानी कि आपूर्ति नहीं हो पाती ठीक ठाक, ठीक है। अब इसने कहा मोटापा, उच्च तनाव मतलब हाई टेंशन हो गया, हाइपर टेंशन कह सकते हैं, धूम्रपान यानी सिगरेट जो पीते हैं सब, वसा युक्त आहार खा रहे हैं आप बहुत सारा, क्या लाइक बटर बटर टाइप, घी बटर ये सब, ठीक है, तो ये सारी इत्यादि इस रोग के प्रमुख कारक होते हैं, तो इन सबसे बचे। इसके उपचार हेतु जो है रुधिर स्कंदन रोधी औषधि का उपयोग किया जाता है। किसका? रुधिर स्कंदन रोधी औषधि का यूज किया जाता है। ध्यान है कि एस्पिरिन का प्रयोग हृदय घात यानी कि हार्ट अटैक में उपयोग मतलब यूज किया जाता है एस्पिरिन को, ठीक है, खाया जाता है। तो उल्लेखनीय है कि एस्पिरिन न्यूरोलॉजिकली सक्रिय दवा है जो अक्सर दर्द निवारक, ज्वर शामक, शोध निरोधी के रूप में प्रयोग किया जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है जब कोई हृदय धमनी अवरुद्ध हो जाती है यानी कि ब्लॉक हो जाती है, मतलब ये पाइप हमने कहा ये धमनी है, पाइप है, ठीक है, ये ब्लॉक हो गई, ठीक है, ब्लॉक हो गई, तो इसने कहा ये जब ब्लॉक हो जाती है तो शल्य क्रिया यानी कि जो ऑपरेशन होता है ना के द्वारा क्या है, शरीर के किसी अन्य भाग की नस निकालकर उसे हृदय की धमनी के अवरुद्ध हुए स्थान के समानांतर जोड़ दिया जाता है। मतलब इसने कहा भैया ये जो है आपकी धमनी है ब्लॉक हो गई, ठीक है, अब इसके समानांतर क्या करेंगे, दूसरी एक लाके नस लगा देंगे कि जो ब्लड ऐसे जा रहा था ऐसे ना जाके अब इसके साइड से होके ऐसे जाने लगे, साइड वाली से जाने लगे, ठीक है। तो इससे हृदय में निर्बाध रक्त प्रवाह हेतु वैकल्पिक रक्त पथ यानी कि बाईपास बन जाएगा। मतलब अब उस वाली लाइन से तो नहीं जाएगा, लेकिन जो साइड में हमने नस लगा दी उससे बाईपास हो जाएगा रक्त, ठीक है, तो इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, बाईपास सर्जरी बोलते हैं, ठीक है। अब इसने लिखा इसके लिए प्रायः छाती के अंदर से मेमरी धमनी या हाथ से रेडियल धमनी और पैर से सेफ नस वेन निकाल कर हृदय की धमनी, मतलब आपकी बॉडी में, ये आपकी बॉडी है, हृदय धमनी खराब हुई यानी ब्लॉक हो गई, अब आप कहाँ कहाँ से नस निकाल के वहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इसने बताया एक हाथ में होती है, ठीक है, उसका नाम है रेडियल धमनी, एक पैर में होती है जिसका नाम है, ऐसा नहीं कि कोई भी नस निकाल ली, नहीं, तो पैर में होती है आपकी सेफनस वेन होती है, वो हो गया, छाती के अंदर होती है आपका मेमरी धमनी, इन तीनों को निकाल के आप वहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। अब ये भी नहीं है बहुत मात्रा में होती है, एक एक होती है, राइट। तो अगर सपोज कि दोनों पैरों की निकल गई तो दो हाथ हैं उनकी यूज़ हो जाती है। नेक्स्ट ऑपरेशन अगर वापस से वो ब्लॉक हो जाती है तो मतलब ये बताया कि कहाँ कहाँ से आप निकाल सकते हैं, कहाँ फिर लगा सकते हैं, ठीक है। अस्पताल के हृदय रोग विभाग में कैथ लैब होती है, ठीक है, चिकित्सकों, तो ये कैथ लैब किससे रिलेटेड होती है गाइस, कहाँ से, हृदय रोग विभाग से होती है, ठीक है। चिकित्सकों द्वारा इस लैब का प्रयोग कोरोनरी धमनी रोग की पहचान और उसके उपचार हेतु विभिन्न परीक्षणों एवं प्रक्रियाओं को संपादित करने के लिए किया जाता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। इसमें लिखा है औषधि वितरण में काम आने वाली वेजिटेरियन खाली संपुट मांडी या फिर हम बोलते हैं मंड से, जबकि नॉन वेजिटेरियन खाली संपुट स्लैश से निर्मित होते हैं जो कि पेट में जाकर आसानी से गल जाते हैं, ठीक है। इसके परिणाम से संपुट में मांडी या मंड मतलब स्टार्च होता है, ठीक है, जो ब्लैंक कैप्सूल की ये बात कर रहा है, तो यह जो पेट में जाकर क्या होता है, घुल जाता है, यानी हम ये कह रहे हैं, आपने कैप्सूल देखी होगी इस तरह से होती है, तो जो ऊपर वाला पोर्शन होता है ना कैप्सूल का जिसके अंदर दवा भरी होती है, तो इसने कहा वो ये खाली संपुट होता है यानी कि ब्लैंक कैप्सूल होता है, वो किस चीज़ का बना होता है, मंड, जैसे आप उसे खाते हैं वो पेट में जाकर क्या होता है, आसानी से गल जाता है, ठीक है, तो मतलब वो कुछ खराब चीज़ नहीं है, वो प्लास्टिक जैसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। अब इसके परिणाम स्वरूप क्या, संपुट यानी कि जो आपका ब्लैंक कैप्सूल है उसमें स्थित दवा बिना किसी अवरोध के शरीर में पहुँच जाती है, वेरी सिंपल, मतलब ये ऊपर जो खोल होता है ना उसकी बात कर रहा है कैप्सूल की, ठीक है। इसमें लिखा है अत्यधिक मात्रा में मदिरा के सेवन से लिवर सिरोसिस
या फिर यकृत का सूजन रोग हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा शराब पीने से। तो इस रोग में यकृत यानी कि जो लिवर है, कोशिकाएं बड़े मात्रा में क्या होती है, नष्ट हो जाती है। इसके स्थान पर क्या होता है, फाइबर तंतुओं का निर्माण हो जाता है। चलो इसमें देखो, ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस बीमारी, मुंह के अंदर फफोला, मतलब जो छाले पड़ जाते हैं, ठीक है, मुंह के अंदर फफोला, छाले या लालिमा के साथ शुरू होता है। क्या किसकी बात करें, ओरल सम म्यूकस फाइब्रोसिस, ठीक है। तो इसमें लिखा है अंत में कड़ी रेशेदार उत्तक के रूप में बदल जाता है ये। इसमें मुंह के अंदर का भाग जो है कठोर हो जाता है, जिसके कारण खाने, बोलने, मुंह खोलने जैसे मौखिक कार्यों में बाधा उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। ये बीमारी मुख्यतः तंबाकू युक्त गुटखा चबाने और खाने के कारण होता है। तंबाकू खाने से ये सब होता है, ठीक है। अब इसमें लिखा है पीलिया यानी कि जॉन्डिस, एक घातक रोग है जिसमें मुख्यतः यकृत यानी कि लिवर प्रभावित होता है, ठीक है। पीलिया में यकृत यानी कि लिवर आपका प्रभावित होता है। इस रोग में यकृत कोशिकाएं रुधिर से बिलीरुबिन को ग्रहण नहीं कर पाती, ठीक है। इसने कहा यकृत कोशिकाएं जो है बिलीरुबिन को ग्रहण नहीं कर पाती हैं, अतः पीला बिलीरुबिन जो है रुधिर में ही रहकर पूरे शरीर में फैल जाता है। यानी इसने कहा जो रक्त में क्या होता है, बिलीरुबिन, तो इसने कहा जो ये कौन से कलर का, येलो, पीला, तो ये रक्त में ही बह रहा होता है, पूरे शरीर में रक्त में बहेगा, हाँ बहने लगता है। तो इसमें क्या होता है, त्वचा, नेत्र यानी कि आंखें पीली पड़ जाती हैं और मूत्र जो है पीला हरा सा हो जाता है। फिर है उपयुक्त उपचार के अभाव में रोगी की मृत्यु हो जाती है। ध्यान है कि पीलिया संक्रामक रोग नहीं है, मतलब एक से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है। चलिए, तो गाइस यहाँ पे हमने एक डायग्राम छोड़ा था, उसको भी देख लेते हैं। इसमें लिखा है मधुमेह रोग के कारण का आरेखीय निरूपण, मतलब जो डायबिटीज़ होता है उसके बारे में बता रहे हैं। चलिए, कहानी है अग्नाशय से शुरू हो रही है और अमाशय, दो चीज़ों का इसमें हिसाब किताब है। तो अग्नाशय में क्या होता है गाइस, अग्नाशय की एक ये क्या है, लैंगर्स, ये अग्नाशय में हम बात करेंगे लैंगरहैंस की दीपिका। इसमें बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं। कौन कौन सी है, एक हो गई बीटा कोशिका, अल्फा और डेल्टा कोशिका, ये हो गई। उसके बाद एफ कोशिका भी होती है और क्या है, वही स्रावी अग्नाशय लिखा है यहाँ पे, ठीक है। तो गाइस ये हर एक कोशिका क्या करती है ना कोई हार्मोन जो है स्रावित करती है, रिलीज करती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे मधुमेह की बात करें तो कहानी चलेगी बीटा कोशिका से, ठीक है। तो इसने कहा जो बीटा कोशिका द्वारा इंसुलिन का उत्पादन होता है, ठीक है। नॉर्मली जो होता है बीटा कोशिका के द्वारा इंसुलिन निकलता है, ठीक है, वही जो आपके मधुमेह को कंट्रोल में रखता है, यानी डायबिटीज़ कंट्रोल में रखता है, यानी कि रक्त में जो शर्करा होती है उसको कंट्रोल में रखता है। अब अगर ये बीटा कोशिका जो इंसुलिन है वो कम निकाले, मतलब उत्पादन कम हो जाए, तो उसकी वजह से क्या होगा कि अब देखो इतनी बात समझ गए कि बीटा कोशिका से इंसुलिन का स्रावण होता है, ठीक है, एक चीज़ हो गई, मतलब इंसुलिन आता है, ठीक है। अभी हम देखें कम ज़्यादा की बात बाद में करेंगे, अब दूसरी साइड चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे है अमाशय, तो अमाशय व आंत में भोजन का ग्लूकोज में परिवर्तन हो जाता है, यानी कि जो भी आप भोजन ग्रहण करते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज में। अब ये ग्लूकोज क्या होता है, अभी ग्लूकोज कहाँ जाता है, रक्त में जाता है। अब इसने कहा ग्लूकोज का रक्त वाहिनियों और रक्त प्रवाह में प्रवेश हो रहा है, ठीक है। चलिए, अब ये ग्लूकोज पहुँच गया इसमें, रक्त वाहिनियों में या रक्त में पहुँच गया। देखिए, अब ये बीटा कोशिका इंसुलिन का स्रावण यानी कि रिलीज करते हैं। इंसुलिन का काम क्या होता है कि जो ये रक्त में आपका जो शर्करा है ना, यानी कि ग्लूकोज है, उसको कंट्रोल करना, उसकी मात्रा को कंट्रोल में रखना, ये नहीं ज़्यादा हो जाए, नहीं कम नहीं, ना ज़्यादा होने देना ना कम होने देना, ये वाली चीज़ जो है कंट्रोल करने का काम कौन करता है, इंसुलिन करता है, राइट। अब यदि ये बीटा कोशिका इंसुलिन को ही कम उत्पादन करे तो उसकी वजह से क्या होगा, जो रक्त में आपका ग्लूकोज है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है, यानी कि शर्करा जो है रक्त में बढ़ जाएगी, ठीक है। इतनी कहानी अगर आपको समझ में आ गई तो आगे बढ़ते हैं। अब इसने लगा कम इंसुलिन के कारण शरीर की जो कोशिका है उसके द्वारा ग्लूकोज का उपयोग ना हो पाना। अब क्या होगा, जो ग्लूकोज है उसका उपयोग जो है शरीर की अन्य कोशिकाएं नहीं कर पाएंगी, रक्त वाहिनियों में क्या होगा, ग्लूकोज जमने लगेगा, ग्लूकोज बढ़ने लगेगा, ठीक है। ग्लूकोज का बढ़ना यानी कि शर्करा का बढ़ना यानी कि डायबिटीज़ का होना। तो इसे कंट्रोल करने का काम कौन कर रहा है गाइस, ये कर रहा है इंसुलिन कर रहा है। कहाँ से आ रहा है, बीटा कोशिका से आ रहा है एक चीज़, और दूसरा लैंगरहैंस की दीपिका, किसकी, आपकी अग्नाशय की, ठीक है। चलो अब करते हैं क्वेश्चन आंसर, थ्योरी वाला पोर्शन खत्म हो गया है, क्वेश्चन आंसर पे आ जाते हैं। चलो, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे लिखा है सॉरी गाइस। तो देखिए, शुरू करने से पहले दोस्तों अगर कुछ भी अच्छा लगता है वीडियो में तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लगा। चलिए, यहाँ पे लिखा शरीर के जोड़ों में गठिया रोग,
ठीक है। ऑर्थराइटिस निम्नलिखित में से किसके जमाव से होता है, तो किसके जमाव से होता है, यूरिक एसिड के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें लिखा है कि गठिया रोग जो है शरीर के जोड़ों में यूरिक एसिड के जमाव से होता है। जब कभी गुर्दे से मूत्र कम, मूत्र अधिक बनने से सामान्य स्तर भंग हो जाता है, तो यूरिक एसिड का रक्त स्तर जो है बढ़ जाता है और यूरिक एसिड के क्रिस्टलन भिन्न भिन्न जोड़ों पर जमा हो जाते हैं। ठीक है, रिपीट हो रहा है, यानी कि ये चीज़ हम पहले पढ़ के आ चुके हैं। अब इस पढ़ के आ चुके हैं मतलब हमने नोट्स में देखे। अच्छा, मिलावटी सरसों के तेल में पके भोजन को खाने वाले लोगों में होने वाली खतरनाक ड्रॉप्सी का कारण निम्नलिखित में से कौन सा एक नहीं हो सकता। ठीक है, देखिए यहाँ पे कौन कौन से कारण है ये देख ले। इसमें लिखा है आर्जीमोन तेल मिलावट, दूसरा है सरसों के तेल के साइनाइड अंश, एक है उजला रंग करने वाली मिलावट। तो ये सब कारण है होने के। ठीक है, और धान की भूसी की तेल मिलावट ये नहीं है कारण। ठीक है, तो देखिए इसमें लिखा है घातक ड्रॉप्सी रोग होने के कारणों में सरसों के तेल में आर्जीमोन तेल की मिलावट की जाती है। सरसों के तेल के साइनाइड अंश, उजला रंग करने वाली मिलावट इत्यादि ये सारी चीज़ें शामिल होती है, जबकि धान की भूसी की तेल मिलावट इसका कारण नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है यह एकल कोशिका के रूप में उत्पन्न होती है और ऐसे निर्दयी रोग का रूप धारण कर लेता है जिससे प्रतिवर्ष लाखों लोग मौत के घाट उतर जाते हैं, पर वैज्ञानिक धैर्यपूर्वक इसके रहस्यों का उद्घाटन करने में लगे हुए हैं और इसके विरुद्ध जो है संघर्ष एक नाटकीय मोड़ पर पहुंच गया लगता है। तो डैश के विरुद्ध युद्ध में नई खोजें श्रेष्ठतर चिकित्सा के लिए विश्वास और आशा का संचार कर रही है। तो ये किसकी बात कर रहे हैं गाइज, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कैंसर की। ठीक है, तो इसमें गाइज कैंसर एक प्रकार का असंगठित उत्तक वृद्धि की बीमारी है। ठीक है, जो कोशिकाओं में अनियंत्रित, जो कोशिका होती है यानी सेल्स में अनियंत्रित विभाजन और विकास के कारण होता है। ये एक अत्यंत ही घातक रोग है जो उन सभी अंगों में हो सकता है जिनकी कोशिकाएं विभाजन की क्षमता रखती है। जहाँ कोशिका विभाजन हो सकता है वहाँ ये रोग हो सकता है। ठीक है, अब इसमें लिखा है एंथोफोबिया। एंथोफोबिया निम्न का डर है। मतलब एंथोफोबिया में आप किस चीज़ से डरते हो, तो आप किससे डरते हो, फूलों से डरते हो। तो एंथ्रोफोबिया की अगर हम एंथ्रोस मतलब होता है फ्लावर, फोबिया मतलब होता है डर। ठीक है, यानी कि फेयर। ठीक है, जिसमें पुष्पों या पुष्पों के किसी भी भाग जैसे कि आपका दलपुंज हो गया, इन सब से भय लगता है। तो किसी वस्तु या घटना की प्रति असंगत या काल्पनिक भय का होना हम क्या कहलाते हैं, फोबिया कहलाता है। ठीक है, इसमें लिखा है वातोत्माद रोग यानी कि हिस्टीरिया रोग सामान्यतः किस वर्ग में होता है, तो वैसे किस में होता है, जवान महिलाओं में होता है। ठीक है, फिर से बात करते हैं। तो इसने कहा जो हिस्टीरिया रोग है वो सामान्यतः उन महिलाओं में अधिक होता है जो जवान होती हैं, अविवाहित होती हैं। ठीक है, तो ये क्या है, आपका तंत्र से संबंधित रोग है। इसमें महिलाओं को घबराहट होती है, बेचैनी होती है, बेहोशी, ये सारी चीज़ें आपको दिखाई देती है। जैसे ही शादी हो जाती है तो ये रोग अपने आप खत्म हो जाता है। तो गाइस क्या है ये पता नहीं। ठीक है, अब इसमें लिखा है सिलिकोसिस की बात कर लेते हैं। तो ये फेफड़ों से संबंधित बीमारी है। चलिए बात करते हैं। तो देखिए सिलिकोसिस, सिलिका। ठीक है, तो इसमें लिखा है सिलिकोसिस जो है फेफड़ों से संबंधित बीमारी है। धूल कणों में उपस्थित जो सिलिका है वो श्वसन के द्वारा मनुष्य के फेफड़ों में पहुंच जाती है और सिलिका के नियमित रूप से फेफड़ों में पहुंचने से ये रोग हो जाता है। यानी फेफड़ों तक क्या पहुंचा है, सिलिका। अच्छा, इसमें लिखा है सही जोड़ा, सही बताना है आपको। यहाँ एनीमिया यानी कि रक्त की कमी किसकी कमी से होती है, या आपका ग्वाइटर यानी कि गला घोंटू किसकी वजह से होता है, और रतौंधी किसकी वजह से होता है, और बेरी किसकी वजह से होता है। तो ये थोड़ा सा तो आसान है। बेरी अगर हम बात करें तो ये 1 है, विटामिन बी की कमी से हो जाता है। ठीक है, और ये क्या लिखा है, लौह तत्व की कमी से आपका एनीमिया हो जाता है। ठीक है, और आयोडीन की कमी से आपका ग्वाइटर हो जाता है यानी घेंगा रोग, एंड विटामिन ए की कमी से आपका है रतौंधी हो जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। ठीक है, तो गाइस इतनी सी बात है, कहानी खत्म, आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा वही सारी चीज़ें। अब लिखा है किस तत्व की कमी से घेंगा रोग होता है, वेरी सिंपल, अभी हम पढ़ के आए, आयोडीन की कमी से। तो इसमें लिखा है आयोडीन की कमी होने से शरीर के
गले में घेंगा नामक रोग हो जाता है, इससे गर्दन फूलकर मोटी कॉलर जैसी दिखाई देने लगती है। आयोडीन के स्रोत दूध है, समुद्री भोजन हो गया, आयोडीन युक्त नमक, ये सारे हो गए। ये थायरॉक्सिन हार्मोन का महत्वपूर्ण घटक है। चलिए, आयोडीन उन बीमार व्यक्तियों को दी जाती है जो पीड़ित होते हैं, किससे होते हैं पीड़ित? घेंगा रोग से। और इस रोग से पीड़ित व्यक्तियों को जो है आयोडीन दी जाती है। अब लिखा है उन देशों में जहाँ के लोगों का मुख्य खाद्यान्न पॉलिश किया हुआ चावल होता है वो पीड़ित होते हैं। किस चीज़ से पीड़ित होते हैं? देखिए, जो पॉलिश किया हुआ चावल होता है तो इसमें क्या है आपका यहाँ पे, किस बीमारी से पीड़ित है? बेरी। क्यों? क्योंकि देखिए, जो पॉलिश किया हुआ चावल होता है ना गाइस, उसमें थायमिन यानी कि विटामिन B1 की कमी होती है। तो अनपॉलिश्ड चावल खाइए, ठीक है। इसमें लिखा है बेरी जो है तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने वाली रोग है। मुख्यतः आहार में क्या है, थायमिन यानी कि विटामिन B1 की कमी हो जाती है। पॉलिश किए हुए चावल में क्या होता है, थायमिन बहुत ही कम मात्रा में होता है, तो इसका सेवन करने वाले व्यक्ति को बेरी रोग होने की प्रबल संभावना होती है। ऐसा नहीं है कि हो ही जाएगा, ठीक है। मानव आहार में पॉलिश किया हुआ चावल के उपयोग से, देखिए ये हो गया रिपीट, ये क्वेश्चन आप देखिएगा खुद से। बीमारी पता करने के यंत्र MRI का मतलब होता है, अच्छा MRI की फुल फॉर्म बोला था, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, मतलब ये चुंबकीय रेजोनेंस चित्रीकरण, ठीक है। तो देखिए, मैग्नेटिक यानी कि चुंबकीय रेजोनेंस इमेजिंग तकनीक में चुंबकीय क्षेत्र और क्या है, रेडियो तरंगों का प्रयोग कर शरीर के भीतरी अंगों की विकृत तस्वीर ली जाती है, ठीक है। MRI आपने सुना होगा। फिर इसमें MRI, फिर ये रिपीट हो गया गाइस। तो कहानी कुछ ऐसी है कि ये रिपीट हो रहा है और आप बताएंगे इसका आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं, BMD की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो BMD परीक्षण किया जाता है पहचान करने के लिए। तो BMD के ऑस्टियोपोरोसिस की पहचान के लिए। चलिए, BMD परीक्षण ऑस्टियोपोरोसिस यानी कि अस्थि रंध्रता रोग की पहचान करने के लिए किया जाता है। पोरोसिस हड्डी का एक रोग है जिसमें फ्रैक्चर का खतरा बढ़ जाता है, ठीक है। तो इस रोग में क्या है, अस्थि खनिज घनत्व तो कम हो जाता है, यानी कि बोन मिनरल डेंसिटी क्या होती है, कम हो जाती है। और अस्थि जो है सूक्ष्म संरचना, अस्थि की जो अस्थि सूक्ष्म संरचना नष्ट हो जाती है। तो BMD की फुल फॉर्म बोन मिनरल डेंसिटी। तो ये देखिएगा इस यहाँ पे, फिर ये क्वेश्चन हो गया रिपीट, आप देखिएगा। तो यहाँ पे देखिए ये फिर से BMD वाला हो गया, रिपीट हो गया, आप देखिएगा। रक्त में ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन का मापन निम्नलिखित में से किसके प्रबंधन के लिए किया जाता है? तो हमने पढ़ा था भी, क्या? मधुमेह। चलो, तो रक्त में ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन का मापन मधुमेह प्रबंधन के लिए लाभदायक होता है। इसके द्वारा रक्त में पिछले 8 से 12 सप्ताह की शुगर की मात्रा का पता लगाया जाता है, ठीक है। जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि कब उसे भोजन करना है, रोक देना चाहिए, वह पीड़ित होता है। यानी कि हमें पता ही नहीं चलता कि कितना भोजन करें, कब ना करें, ठीक है। तो ये किससे तो जो रोग होता है ये वाला, उसको हम बोलते हैं बुलीमिया, ठीक है। बुलीमिया जो है, बुलीमिया नर्वोसा एक प्रकार का भोजन संबंधी विकार यानी कि रोग है। बुलीमिया से ग्रस्त व्यक्ति बहुत कम समय में बहुत अधिक मात्रा में भोजन कर लेता है और फिर क्या है, वजन में वृद्धि के बचने के लिए क्या करता है, जाके मल त्याग करता है, ठीक है, जिसके माध्यम से जो भोजन उसने किया है उसका त्याग हो जाता है। तो बुलीमिया से ग्रस्त व्यक्ति ऐसा महसूस करता है कि उसका इस बात पर कोई नियंत्रण नहीं है कि उसे कितना भोजन करना चाहिए। अब लिखा है इटाई रोग किसके दीर्घकालीन विषाक्तता से होता है? तो किससे होता है? कैडमियम से होता है। तो गाइस यहाँ लिखा है जो इटाई जो रोग है वो आपका कैडमियम के बहुत दीर्घकालीन विषाक्तन से होता है। सर्वप्रथम ये जो रोग है जापान के टोयामा प्रांत में देखा गया। तो खनन कार्य के द्वारा जो है नदियों में क्या पहुंच जाता है? कैडमियम, ठीक है। शरीर में स्थित किस स्थिति को कैंसर कहते हैं? चलिए तो देखते हैं, सी है आंसर। इसमें लिखा है सेलों का अनियंत्रित बहुगुणन, जो सेल्स होते हैं, कोशिकाएं होती हैं जो, उसका क्या होता है? अनियंत्रित बहुगुणन होता है और इससे क्या है, स्वस्थ सेलों का दम घुटने लगता है, अतः उनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो कहानी कुछ ऐसी है कि जो कैंसर की अवस्था में जो सेल्स यानी कि कोशिकाएं होती हैं उनका अनियंत्रित बहुगुणन मल्टीप्लिकेशन होने तक बढ़ने लगती हैं, ठीक है। तो ये कोशिकाएं क्या करती हैं, पोषक पदार्थों का इतना अधिक खपत करने लगती हैं कि जो सामान्य कोशिकाएं होती हैं उन्हें जो है पोषक पदार्थों की आपूर्ति सही से नहीं हो पाती है। तो शरीर की कोशिकाएं क्या हो, धीरे धीरे क्षीण होकर समाप्त हो जाती है और कैंसर के रोगी की मृत्यु हो जाती है। अब बात करेंगे ब्लू बेबी। तो ब्लू बेबी नामक प्रदूषण, ब्लू बेबी सही है,
नामक प्रदूषण कारित बीमारी पीने वाले जल में निम्न में से किसके अधिक विद्यमान होने से होता है। मतलब इसने कहा जो ये बीमारी है वो जल में किस वजह से होती है, तो नाइट्रेट की वजह से होती है। ठीक है, अब आई समझे। देखिए ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, ठीक है, तो ये रोग किसको प्रभावित करता है, बच्चों को करता है। जल में क्या होता है, नाइट्रेट की मात्रा 10 ppm से अधिक हो जाती है। अब इससे क्या होता है, बच्चों के जो होठ हैं और शरीर होता है वो नीला पड़ने लगता है। ठीक है, तो ये नाइट्रेट हीमोग्लोबिन से क्रिया करता है और क्या है करके उसकी जो ऑक्सीजन परिवहन की क्षमता उसको कम कर देता है, जिससे श्वसन क्रिया सुचारू रूप से संपादित नहीं हो पाती। ठीक है, मतलब इसने कहा जो नाइट्रेट है हीमोग्लोबिन से क्या है क्रिया करता है और ऑक्सीजन पूरे शरीर में ठीक से पहुंच नहीं पाती। अब जगह और क्या होता है, शरीर का कलर जो है नीला पड़ने लगता है। अब लिखा है रक्त में निम्न की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है। तो ये देखिए क्वेश्चन हो गया रिपीट, इसका आंसर है नाइट्रेट। तो फिर से पढ़ लेते हैं इसकी व्याख्या में, मे भी कुछ अलग मिल जाए। तो इसमें लिखा है ब्लू बेबी सिंड्रोम को ही हम बोलते हैं मीथेमोग्लोबिन। तो ये पता होना चाहिए आपको। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करने की जो रक्त की क्षमता है वो कम हो जाती है। तो पेयजल में क्या होता है, नाइट्रेट की अधिकता इसका सबसे आम कारण है। प्रमुख रूप से नवजात शिशु इस रोग से प्रभावित होते हैं। ठीक है, अब लिखा शरीर में नाइट्रेट नाइट्राइड में परिवर्तित हो जाता है और ये जो नाइट्राइड है वो आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स में उपस्थित जो हीमोग्लोबिन है उससे अभिक्रिया करके मीथेमोग्लोबिन का निर्माण करता है। ठीक है, तो अब इसने कहा जो मीथेमोग्लोबिन की अधिकता से शरीर की कोशिकाओं को पर्याप्त मात्रा में जो है ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग होता है। अब लिखा है रक्त में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। तो रिपीट हो गया ये, तो आंसर है मीथेमोग्लोबिन। चिकित्सीय भाषा में गोल्डन आवर का संबंध है। तो इसमें लिखा है हृदयघात यानी कि हार्ट अटैक से समझते हैं। इसमें लिखा है दिल का दौरा पड़ने के पहले घंटे को गोल्डन आवर कहते हैं। ठीक है, अब इसमें लिखा है बीटा ब्लॉकर एक औषधि है बचाने के लिए, यानी कि आपका बीटा ब्लॉकर से आप क्या हार्ट अटैक से बचने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसने कहा हाइपर टेंशन हो गया आपका, इससे बचने के लिए किया जाता है। मतलब हार्ट अटैक और हाइपर टेंशन से बचने के लिए हम बीटा ब्लॉकर का यूज़ करते हैं। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा खनिज जो आवश्यक है। तो गाइस हमारा जो आंसर है वो है आंसर है पोटेशियम। ठीक है, अब इसमें लिखा है पोटेशियम हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थान के कार्यों को संचालित करता है। ठीक है, मांस मछली अनाज फल सब्जियां इत्यादि पोटेशियम के अच्छे स्रोत होते हैं। इसमें लिखा है यहाँ पे फॉस्फोरस हड्डियों के विकास के लिए आवश्यक है। लौह तत्व की कमी से रक्ताल्पता यानी कि एनीमिया रोग हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पोटेशियम अल्पता से संबंधित है। तो हमने अभी पढ़ा आपका क्या, निम्न रक्तचाप, लो ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो इसमें शरीर में पोटेशियम की कमी से निम्न मतलब लो ब्लड प्रेशर की बीमारी हो जाती है। पोटेशियम एक खनिज लवण है जिसका मुख्य स्रोत क्या है, मांस है, दूध है, अनाज है, आपका फल है, सब्जियां हैं। तो इस खनिज लवण की दैनिक आवश्यकता 2 ग्राम होती है। मतलब एक दिन में आप एटलीस्ट 2 ग्राम पोटेशियम लीजिए। ठीक है, अभी जो पिछला क्वेश्चन हमने देखा था उसमें हमने शायद कुछ गलत बोल दिया है, वो है आपका क्या, तो इसमें लिखा है, ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है यदि मूत्र में एल्ब्यूमिन आ रहा हो तो ऐसे व्यक्ति के निम्न में से किस एक अंग के फेल हो जाने से पीड़ित होने की संभावना होती है। ठीक है, क्या रहा है, मूत्र में एल्ब्यूमिन, तो इस वजह से कौन सा मतलब बॉडी में कौन सा पार्ट खराब हो सकता है। तो वो है आपका वृक्क। मतलब वृक्क का मतलब क्या होता है, देखिए वृक्क का मतलब होता है किडनी, राइट। आज में लिखा मूत्र में सामान्यतः 95% जल होता है, 3% अनावश्यक लवणों के आयन होते हैं, 2.6% यूरिया होती है, 0.3% क्रिएटिनिन सूक्ष्म मात्रा में यूरिक एसिड होता है, आपका अनावश्यक अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। ठीक है, अर्थात मूत्र ऐसे तत्वों का संयुक्त उत्पाद है। ठीक है, इसमें एल्ब्यूमिन जो रक्त में पाए जाने वाला क्या है, एक प्रोटीन है कि उपस्थिति और इसके प्रभाव से क्या होता है, किडनी के फेल हो जाने की आशंका होती है। यानी कि अगर मूत्र में एल्ब्यूमिन आ जाता है तो किडनी फेल हो सकती है। तो लंबे समय तक उपवास रखने का सर्वाधिक प्रभाव क्या है, गुर्दे यानी कि किडनी पर पड़ता है। लंबे समय तक उपवास रखने का सर्वाधिक प्रभाव शरीर के किस अंग पर पड़ता है, रिपीट हो गया, किडनी पे पड़ता है। सूची 1-2 की बात करते हैं। आर्सेनिक 71, देखिए यहाँ पे लिखा है निदान सूचक उपयोग, मतलब किसके निदान यानी कि किसको
किसकी औषधि या उसको ख़त्म करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं। तो जैसे हम जानते हैं कैंसर के लिए, तो गाइस रक्त कैंसर तो इसमें ऐसा नहीं लिखा है। तो जैसे कैंसर है तो कैंसर के लिए हमने पढ़ा था कोबाल्ट 60, ठीक है। वहीं हमने ट्यूमर के लिए पढ़ा था आर्सेनिक 74 पढ़ा था, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। और फिर है आयोडीन 131 किसके लिए, थायराइड ग्रंथि की सक्रियता के लिए था। और सोडियम 24 हम रक्त व्यतिक्रम में यूज़ करते हैं। तो गाइज ये सब जो है ना ABCD ये सब है रेडियो समस्थानिक का यूज़ करते हैं इन बीमारियों के उपचार हेतु। तो ट्यूमर की पहचान के लिए हमने आर्सेनिक 74 देखा था अभी। फिर लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। तो ये जो आपका कोबाल्ट 60 है वो क्या है आपका शरीर के अंतरंग के अर्बुद का उपचार, वाव। और 131 आयोडीन 131 जो है थायराइड अबद्रुव का उपचार। फिर है फॉस्फोरस 32 आपका श्वेत रक्तता का उपचार। एंड गोल्डन जो है गोल्ड 198 जो है आपका रेटिना दोष का उपचार। तो ये गलत है। देखिए जो आपका गोल्ड 198 है सोने का रेडियो एक्टिव आइसोटोप है जिसका यूज़ हम किसके उपचार के लिए करते हैं, कैंसर के, ठीक है। और इसमें लिखा है निम्नलिखित रेडियो तत्व में से किसका उपयोग मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति में मापन के लिए किया जाता है। तो आंसर है हमारा रेडियो सोडियम का, ठीक है। और आगे बढ़ जाते हैं। आगे यह ओंकोजीन संबंधित है तो किससे, कर्क रोग से। कर्क रोग क्या होता है गाइस, कर्क रोग होता है कैंसर, राइट। अब मेरे को ओंकोजीन एक असामान्य जीन है जो कि कैंसर यानी कि कर्क रोग के लिए उत्तरदायी होता है। सर्वप्रथम इसकी पहचान SRC के रूप में की गई थी, 1970 में खोजा गया। ये घटक मुर्गियों में कैंसर वायरस का घटक था जिसे रॉस सरकोमा वायरस का नाम दिया गया। ठीक, कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। तो ये क्या करता है आपका गामा किरणें उत्सर्जित करता है, ठीक है। कोबाल्ट 60 जो है आपका कोबाल्ट का सिंथेटिक रेडियो धर्मी आइसोटोप है। कोबाल्ट पर न्यूट्रॉनों की बमबारी के फलस्वरूप क्या होता है, गामा किरणें उत्सर्जित होती हैं। मतलब इसने कहा अगर हम ये कोबाल्ट 60 है इस पर हम किसकी बमबारी करेंगे, न्यूट्रॉन्स की, और जिसकी वजह से क्या निकलेगा, आपकी गामा किरणें निकलेंगी, ठीक है। यही कारण है कि यह विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है जिसका उपयोग जो है कैंसर के इलाज में किया जाता है। अब हम बात करते हैं फिर से ट्यूमर की। तो हमने पढ़ा था आर्सेनिक 74, ठीक है। तो इसमें लिखा ट्यूमर संसूचित करने में प्रयुक्त रेडियो समस्थानिक क्या है आपका आर्सेनिक 74 है। परिसंचरण तंत्र में रक्त के थक्के का पता लगाने के लिए सोडियम 24 का, और कैंसर के उपचार के लिए कोबाल्ट 60 का, और जीवों यानी कि पौधों या जंतुओं के अवशेषों का पता लगाने के लिए कार्बन 14 का उपयोग किया जाता है। अब रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए फिर वही बात, कोबाल्ट 60 भी है इसका आंसर। और देखिए इसी में एक है आपका P32 भी है आपका कैंसर के लिए, और कोबाल्ट 60 भी आपका कैंसर के लिए ही होता है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ जाते हैं। और कौन सा कैंसर, एक प्रकार का रक्त कैंसर है, ठीक है। अच्छा, रक्त कैंसर के लिए फिर वही बात हो गई, हमने कहा P34 भी हो सकता है, 32 भी हो सकता है, कोबाल्ट 60 भी हो सकता है। तो गाइज देखिए ये है P32 और कोबाल्ट 60, तो इसका आंसर है एक से ज़्यादा। निम्नलिखित में से किसका, देखिए ये भी जो है क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, आप खुद पढ़िए, खुद आंसर दीजिए। मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किए जाने वाला विकिरण है। तो देखिए इसमें क्या है, इंफ्रारेड, ठीक है। ऐसे इंफ्रारेड रेडिएशन जो है आपका IR बोलते हैं इंग्लिश में, इंफ्रारेड रेडिएशन, या हम बोलते हैं अवरक्त विकिरण का उपयोग मांसपेशियों में दर्द के उपचार के लिए किया जाता है। इंफ्रारेड लैंप विद्युत उपकरण है जिससे इंफ्रारेड विकिरण यानी कि रेडिएशन उत्सर्जित की जाती है। चलिए आगे बढ़ते। ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है, ठीक है। तो किसकी होती है, WBC यानी कि श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या बढ़ जाती है, ठीक है। और इसमें और कुछ है क्या समझने के लिए, नहीं, आगे बढ़े। तीव्रता एवं प्रयुक्तता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रोग यानी कि कैंसर उत्पन्न कर सकता है एवं उसका उपचार भी करता है। ओके, तो इसमें लिखा है आयनीय विकिरण। मतलब इसके कहने का ये है कि जो आयनीय विकिरण
वह कारक है जो कर्क रोग यानी कि कैंसर उत्पन्न कर सकता है। और उपचार में भी हम यूज़ कर सकते हैं। विकिरण चिकित्सा में कैंसर की कोशिकाओं और संकुचित गांठ को नष्ट करने के लिए आयनीकरण विकिरण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अनुसंधानों से स्पष्ट है कि निम्न और मध्य विकिरण एक्सपोजर से कैंसर नहीं होता है, लेकिन लंबे समय तक विकिरण यानी कि रेडिएशन के प्रयोग से क्या हो जाता है, आपका कैंसर हो सकता है। सभी प्रकार के कैंसर की चिकित्सा हेतु निम्नलिखित में से कौन सा उपचार नवीनतम है? तो देखिए इसका आंसर है हमारे तीव्रता अधिमिश्रित विकिरण चिकित्सा यानी कि IMRT। ओके, तो इसमें लिखा है प्रश्नगत विकल्पों में सभी प्रकार के कैंसर की चिकित्सा हेतु जो है IMRT अर्थात तीव्रता अधिमिश्रण विकिरण चिकित्सा नवीनतम है। इंटेंसिटी मॉड्यूलेटेड रेडियोथेरेपी, राइट। तो ये चिकित्सा पद्धति स्वस्थ कोशिकाओं को क्षति से सुरक्षित करने हेतु कैंसर प्रभावित कोशिकाओं को नष्ट करने में चिकित्सक की सहायता करता है। अब यहाँ पे लिखा है सेरेब्रल पाल्सी एक मस्तिष्क संबंधी विकार है जो सामान्यतः पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? ये आपका छोटे बच्चों में। तो इसमें लिखा है प्रमस्तिष्क अंगघात या फिर प्रमस्तिष्क पक्षाघात या फिर हम बोलते हैं सेरेब्रल पाल्सी एक क्या है, प्रमस्तिष्क संबंधी विकार है। ये विकार विकसित होते मस्तिष्क के मोटर कंट्रोल सेंटर में हुई किसी क्षति के कारण हो जाता है और ये बीमारी मुख्यतः गर्भधारण बच्चे के जन्म के समय या 3 वर्ष तक की आयु के बच्चों को हो जाती है। फिर बात करते हैं अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो कौन सा होता है? मस्तिष्क होता है। अल्जाइमर नामक रोग में मानव शरीर का प्रभावित होने वाला अंग क्या है? मस्तिष्क है, जिसमें मनुष्य का स्मरण क्षमता क्या होती है? खत्म हो जाती है, कम हो जाती है। अधिकांशतः यह रोग जो है मनुष्य में 48 से लेकर 65 वर्ष की उम्र में होता है। सर्वप्रथम इस बीमारी को क्या है, जर्मन न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर एलॉयस अल्जाइमर ने पहचाना था। तो अल्जाइमर रोग 2 प्रकार का होता है, जिसमें क्या है, एक वंशानुक्रम से प्राप्त होता है, दूसरा क्या है मनुष्य के बाद, मतलब जब जैसे ही मनुष्य की आयु बढ़ जाती है तब हो जाता है। तो हाल ही में वैज्ञानिकों ने उस प्रोटीन की खोज कर ली जो मस्तिष्क के खतरनाक रोग अल्जाइमर को उत्पन्न करता है। निम्नलिखित में से वह कौन सा प्रोटीन है? तो इसमें क्या है, एमिलाइड प्रीकर्सर प्रोटीन। ठीक है, तो इसमें लिखा है वह प्रोटीन, चलिए इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, यह है बीटा एमिलाइड प्रीकर्सर प्रोटीन, राइट। इसमें पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो आंसर है आपका आर्विड कार्सन को। ठीक है, तो पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए स्वीडिश न्यूरो साइंटिस्ट आर्विड कार्सन को सन 2000 के फिजियोलॉजी और मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्होंने खोजा कि डोपामाइन मस्तिष्क में एक महत्वपूर्ण न्यूरोट्रांसमीटर है। ठीक है, अब पार्किंसन रोग के दौरान मस्तिष्क के बेसल गैंग्लिया में डोपामाइन उत्पन्न करने वाले तंत्रिका कोशिकाओं का क्षय होने लगता है, जो शरीर में कपकपी, अकड़न तथा गति अक्षमता का कारण बनता है। इससे उनके शोध से ये ज्ञात हुआ कि पार्किंसन रोग मस्तिष्क के कुछ भाग में डोपामाइन की कमी के कारण होता है और इसके लिए एक कारगर औषधि विकसित किया जा सकता है। ठीक है, मनुष्य के अंगों में से हानिकारक विकिरणों से सबसे कम सुप्रभाव्य अंग है, कौन सा है? मस्तिष्क है। विकिरणों यानी कि रेडिएशन के माध्यम से सर्वाधिक हानि आंखों को होती है, किंतु सबसे कम प्रभावित क्या होता है? ब्रेन यानी कि मस्तिष्क। तो इसका अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के कारण जीराडर्मा पिगमेंटोजम नामक त्वचा का रोग हो जाता है। यहाँ लिखा है ब्रेन की बीमारी को पहचाना जाता है EEG से। ठीक है, इसमें लिखा है EEG यानी कि इलेक्ट्रो एनसेफेलोग्राफी द्वारा ब्रेन यानी मस्तिष्क की विभिन्न प्रकार की बीमारियां जैसे कि मिर्गी मस्तिष्क कैंसर, मस्तिष्क की टीबी इत्यादि को जाना जाता है। हंस बर्गर नामक वैज्ञानिक ने मनुष्य की खोपड़ी पर 2 इलेक्ट्रोड को रखकर मस्तिष्क में पैदा होने वाली तरंगों को रिकॉर्ड किया, जिन्हें ग्राफ के रूप में व्यक्त किया, और इसी को हम क्या बोलते हैं? EEG विद्युत मस्तिष्क लेख बोलते हैं। तो EEG से किस अंग की कार्य प्रणाली प्रकट होती है? तो आंसर है आपका मस्तिष्क की।
तो गाइस यहाँ पे करते हैं इस वीडियो को एंड। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें आगे का करेंगे, मतलब लास्ट वीडियो होगी इस चैप्टर की, मतलब इस पार्ट की नेक्स्ट जो होगी पार्ट 3 में। ठीक है, तो गाइस आपको अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए।